अभिनव झा की इस अनोखी कक्षा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग देख रहे थे सीए फाइनल के इसका सब्जेक्ट का अमेंडमेंट्स। इस अमेंडमेंट्स को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हुए देखते हैं चैप्टर नंबर 3 का अमेंडमेंट्स। चैप्टर नंबर 3 हमारा प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। कहीं कहीं पर इसमें नए पॉइंट्स को ऐड किए गए हैं, कहीं कहीं पर रीअरेंज किए गए हैं और कहीं कहीं पर कंप्लीट नया टॉपिक ऐड किया गया है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन इंटरनल कंट्रोल। टेक्नोलॉजी के आने से इंटरनल कंट्रोल पे क्या इम्पैक्ट आया। जैसा कि आपको पता है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम को प्रोटेक्ट करना है, इस चैप्टर में बताया गया। प्रोटेक्शन करने के लिए हमें कंट्रोल लगाना पड़ता है और कंट्रोल में कोई वीकनेस न रह जाए। इसकी वजह से हम लोगों को इंटरनल कंट्रोल को बराबर से इवेलुएट करते रहना है। जैसे ही कोई वीकनेस दिखाई देगा वैसे ही हम लोग जो हैं वो प्रॉपर कंट्रोल उस पर लगाएंगे वापस से। ठीक है, तो यानी कि इंटरनल कंट्रोल का यहाँ पर असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है कंटिन्यूअस बेसिस पर। अब टेक्नोलॉजी के आने से इंटरनल कंट्रोल पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज को देखना भी इंटरनल कंट्रोल का एक पार्ट बन जाता है। और जहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज आएगा यानी कि स्टाफ की बात आएगी वहाँ पर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है कॉम्पिटेंट एंड ट्रस्टवर्थी पर्सन। पहले ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता था, हम लोगों को कंप्यूटर स्किल नहीं देखना पड़ता था कि स्टाफ के पास कंप्यूटर स्किल है या नहीं है, लेकिन अब कंप्यूटर स्किल भी देखना पड़ेगा। यानी कि केवल भरोसेमंद देखने से काम नहीं चलेगा। भरोसेमंद है उसके बावजूद भी उसको कंप्यूटर स्किल अगर उसका नहीं है अच्छा, ठीक है, तो गलतियां करने का चांस बढ़ता है। इसकी वजह से यहाँ पर पर्सनल को हम लोगों को देखना पड़ेगा कि कंप्यूटर स्किल है कि नहीं है, यानी कि इंटरनल कंट्रोल के स्कोप को बढ़ा डाला। दूसरी बात हम लोग करते हैं सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। पहले सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज करना ट्रेडिशनल सिस्टम में अलग तरीके से होता था, लेकिन टेक्नोलॉजी आने के बाद अलग तरीके से होने लगा। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी इंटरनल कंट्रोल का एक अहम हिस्सा होता है। जैसा कि आप बैंक वगैरह सब में एक्चुअली में देखते हो ड्यूटी का सेग्रीगेशन किस तरीके से किया जाता है। यहाँ पर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी का मेन एग्जाम्पल होगा कि आपका जो सिस्टम डेवलप करने वाला हो और सिस्टम में एक्चुअली ट्रांजेक्शन परफॉर्म करने वाला हो, वो दोनों टीम या वो दोनों पर्सन अलग अलग होने चाहिए। जस्ट एक बार इन सब पॉइंट को आपको रीड करना है, क्योंकि अगर ये सब पॉइंट आपको सिर्फ याद रखना है, बाकी आप ऐसे ही एक बार रीड कर लोगे तो डील कर पाओगे। अगर एग्जाम में ये आ गया तब आपके लिए चांदी चांदी, क्योंकि आप बहुत अच्छे तरीके से इसको परफॉर्म कर सकते हो अगर पॉइंट याद है आपको तो कॉम्पिटेंट एंड ट्रस्टवर्थी पर्सनल। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी और तीसरा होता है ऑटोमेशन प्रोसीजर। पहले ज़माने में यहाँ पर ऑथराइजेशन प्रोसीजर। पहले ज़माने में क्या होता था, ऑथराइजेशन लेने के लिए अलग प्रोसीजर होता था। यहाँ पर टॉप मैनेजमेंट वालों के पास जाके उनका साइन वगैरह सब लेना पड़ता था, लेकिन टेक्नोलॉजी के आने से ऑथराइजेशन प्रोसीजर भी बदल गया। अब ऑनलाइन वो ऑथराइज कर देते हैं कि जैसे कि री ऑर्डर लेवल अगर इतना से रिड्यूस हो गया तो उस वक्त जो है ऑटोमेटिक ऑर्डर चला जाएगा। ठीक है, तो ये सब के लिए वो ऑथराइज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरनल कंट्रोल लगाना और इंटरनल कंट्रोल को प्रॉपर रखना अलग ही तरीके से होने लगा टेक्नोलॉजी के आने के बाद। ठीक है, तो अगर हम लोग आंसर को ट्रेडिशनल मेथड से कंपेयर करके लिखते हैं, यहाँ पर डील करते हैं पॉइंट्स को, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से हम लोग प्रेजेंट कर पाएंगे। यहाँ पर मेमोरी टेक्निक क्या है, यहाँ पर आप इस सॉन्ग को देख रहे होगी, पैसा पैसा करती क्यों वाला का सॉन्ग के बारे में लिखा हुआ है। तो पैसा को हम लोगों ने यहाँ पर PSA करके लिखा है, पैसा। कॉम्पिटेंट एंड ट्रस्टवर्थी पर्सनल। S से हम लोगों ने देखा सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, A से ऑथराइजेशन प्रोसीजर। उसके बाद पैसा पर कम और राम पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करो और अपने परफॉर्मेंस को किसी के साथ कंपेयर मत करो और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को डेलीगेट मत करो। ठीक है, तो ये सारे प्रवचन हम लोगों ने यहाँ पर सुने। ठीक है, तो पैसा पर कम और राम पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करो, अपने परफॉर्मेंस को यहाँ पर किसी के साथ कंपेयर मत करो अपने परफॉर्मेंस को, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी दूसरे पर मत थोपो। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आपको याद रखना है, तब आप स्टडी मेटल के ऑर्डर में याद कर पाओगे। ये मेमोरी टेक्निक बस ऐसे ही है क्योंकि आप स्टडी मेटल के ऑर्डर में आंसर को प्रेजेंट कर पाओ। वैसे यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ऐसे ही बता दिया। तो पहले हम लोग बात करते हैं कॉम्पिटेंट एंड ट्रस्टवर्थी पर्सनल के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने देखा ह्यूमन रिसोर्सेज पर जो यहाँ पर कंप्यूटर स्किल वाला होना चाहिए। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी के बारे में हम लोगों ने देखा कि सिस्टम को एक्चुअली में डेवलप करने वाला, सिस्टम में एक्चुअली ट्रांजेक्शन परफॉर्म करने वाले में से अलग होना चाहिए, ड्यूटी उनकी सेग्रीगेटेड होनी चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल, जो एसेट्स को फिजिकली रखते हैं उसका एसेट्स को फिजिकली स्टोर रखते हैं और जो एसेट्स का रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है, उन दोनों का ड्यूटी सेग्रीगेटेड होना चाहिए। अब जो एसेट्स का रिकॉर्ड रखते थे वो पहले क्या
क्या करते थे, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते थे, लेकिन अब कंप्यूटर पर जो है वो रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं। ऑथराइजेशन प्रोसीजर भी बदल गया टेक्नोलॉजी के आने से, ठीक है। तो इसका भी इंटरनल कंट्रोल अलग तरीके से हम लोगों को करना पड़ेगा। अब हम लोग उसके बाद बात करते हैं RAM की बात करते हैं हम लोग, एडिक्वेट डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स जो होता है वो एडिक्वेट होना चाहिए। यानी कि आपके इंटरनल कंट्रोल में जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है तो यहाँ पर आप देखते हो कभी कहीं कहीं पर लैक ऑफ ऑडिट ट्रेल हो पाता है, क्योंकि आप जो है डॉक्यूमेंट प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पाते हो, सिस्टम इंटरनली प्रोसेस होता है। इसकी वजह से जो आपको ब्लैक बॉक्स अप्रोच कहीं कहीं से जाना पड़ता है, इसीलिए रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने का तरीका भी बदल गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एसेट्स एंड रिकॉर्ड। यहाँ पर बोलता है फिजिकल कंट्रोल ओवर एसेट्स एंड रिकॉर्ड। एसेट्स पर जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर आगे थोड़ा देखना है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ आईएस रिसोर्सेस। नेचर ऑफ आईएस रिसोर्सेस के आधार पे 3 पार्ट में आप कंट्रोल को बांट सकते हो, इन्वायरमेंटल कंट्रोल, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल और लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। इन्वायरमेंटल कंट्रोल मतलब आपको जैसे कि वाटर डैमेज, फायर डैमेज, ठीक है, या फिर पावर वेरिएशन, इन सब से जो बचना है वो इन्वायरमेंटल कंट्रोल में आ जाएगा। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल में क्या होगा, जैसे कि इंट्रूडर एक्चुअली में एक्सेस कर जाएगा हमारे एसेट्स तक तो हमें हानि कर सकती है, ठीक है। इसकी वजह से ये एक एक्सेस कंट्रोल यहाँ पर लगाया जाता है, जिसके बारे में हमें चैप्टर नंबर 3 में डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल मतलब क्या, कि पासवर्ड वगैरह से, बायोमेट्रिक डिवाइस, इन सब से जो आप प्रोटेक्शन डालते हो। तो फिजिकल एक्सेस कंट्रोल किस चीज़ पर, एसेट्स एंड रिकॉर्ड पर। तो यहाँ पर बोला गया है कि एसेट्स एंड रिकॉर्ड पर फिजिकल एक्सेस कंट्रोल आपको मेंटेन करके रखना है, यानी कि ना केवल लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल से काम चलेगा बल्कि फिजिकल कंट्रोल भी आपको रखना पड़ेगा। मैनेजमेंट सुपरविजन, टेक्नोलॉजी के आने से सुपरविजन जो होता है वो इंटरनल कंट्रोल का एक पार्ट होता है, ठीक है। सुपरवाइजर लोग जो काम करते हैं वो कोई एरर एंड फ्रॉड ना करे, इसकी वजह से सुपरविजन जरूरी है और काम अच्छे तरीके से सही डायरेक्शन में हो सके, ठीक है। तो एरर एंड फ्रॉड पर प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन और उसके बाद डिटेक्शन एंड करेक्शन करने के लिए, ताकि एरर एंड फ्रॉड कहीं पर आ ना जाए, इसकी वजह से सुपरविजन अच्छा होना जरूरी है और टेक्नोलॉजी के आने से अलग तरीके से होने लगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑन प्रोग्राम एंड डाटा। आपकी पहली वाली स्टडी मटेरियल में ये पॉइंट दिया गया था, लेकिन अभी नई वाली में इसको हटा दिया गया है। उसके बावजूद भी मैंने मेमोरी टेक्निक के लिए इसको लिख दिया यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेशन एंड ऑन प्रोग्राम एंड डाटा। प्रोग्राम एंड डाटा पर कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या, कि ट्रांजैक्शन फाइल, और ट्रांजैक्शन फाइल से आपका मास्टर फाइल अपडेट होता है। तो ट्रांजैक्शन फाइल जो होता है, जिस ऑर्डर में लिखा गया है उसमें रिकॉर्ड लॉग मेंटेन हुआ है, उसी ऑर्डर में आपको मेंटेन करना है मास्टर फाइल को भी। इस तरह का आपका प्रोग्राम होना चाहिए और इस तरीके का आपका डाटा मैनेजमेंट होना चाहिए। तो इस पर भी आपको इंटरनल कंट्रोल बराबर रखना है ताकि यहाँ गलती ना हो जाए। उसके बाद परफॉर्मेंस चेक। परफॉर्मेंस चेक का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप एक्सेल में सेल्स रिपोर्ट वगैरह सब देखते हो, तो टेक्नोलॉजी के आने से पहले परफॉर्मेंस को आप अलग तरीके से चेक करते थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजी के आने से ये भी बदल गया। कंपेयर रिकॉर्ड्स एंड एसेट्स, एसेट्स एंड रिकॉर्ड को कंपेयर करना, कंपेयर रिकॉर्ड्स अकाउंटेबिलिटी विथ एसेट्स, सॉरी। तो यहाँ पर बोलते हैं कि रिकॉर्ड्स में जो डाटा आपको बताते हैं उसके साथ साथ आपको फिजिकल वेरिफिकेशन भी करना है, ठीक है। और कोई भी कंप्यूटर के आने से इस तरीके का भी फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए भी चेंज आ गया। पहले आप फिजिकल रिकॉर्ड लेके जाते थे, उसके हिसाब से जो है फिजिकल वेरिफिकेशन करते थे एसेट्स का, लेकिन अब जो है कंप्यूटर में आपको पेन ड्राइव या सॉफ्ट कॉपी दिया गया जिसमें रिकॉर्ड्स हैं और वहाँ पर कुछ गलतियाँ हो सकती है, कुछ मॉडिफाई किया जा सकता है। तो वहाँ पर भी आपको टेक्नोलॉजी आने से इंटरनल कंट्रोल का तरीका बदल गया। फिर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पर बोलता है कंप्यूटर सिस्टम में प्रॉपर मैकेनिज्म को फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो गड़बड़, अगर यहाँ पर प्रॉपर मैकेनिज्म फॉलो नहीं किया गया कंप्यूटर के ज़माने में, तो गड़बड़ होने का चांस है, क्योंकि यहाँ पर कोई आपका प्रोटेक्शन सही तरीके से नहीं लगा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि कोई आपके एडिटिंग वगैरह सब करके कुछ भी मॉडिफाई कर सकता है अपने पर्पस को रिजॉल्व करने के लिए, या उनका अपना पर्पस है उनको पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर जो है आपको पॉइंट्स केवल याद रखने हैं, पैसा पर कम, राम पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करो और अपना परफॉर्मेंस किसी से कंपेयर मत करो और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसी को डेलीगेट मत करो। मैं आपको फिर से बता दूँ, ये कोई बड़ा अमेंडमेंट्स नहीं है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स अगर आपको याद करने हैं और इसको आप अवे डील कर सकते हो। इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज ऑन इंटरनल कंट्रोल, कॉम्पिटेंट एंड ट्रस्टवर्थी पर्सनल, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, ऑथराइजेशन प्रोसीजर, रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, फिजिकल
कंट्रोल ओवर रिकॉर्ड्स एंड एसेट्स, उसके बाद मैनेजमेंट सुपरविजन, कंसंट्रेशन ऑन प्रोग्राम एंड डाटा, परफॉर्मेंस चेक, कंपेयर रिकॉर्ड्स एंड एसेट्स, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारा मेन मुद्दा इस चैप्टर के अमेंडमेंट्स का अब शुरू होता है, जो टेक्निकल पार्ट है और जो हमें पढ़ने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। पहले हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव। आपको याद होगा, अगर आपने फास्ट ट्रैक रिवीजन की वीडियो सुनी होगी या फिर रेगुलर कोर्स की डीवीडी सुनी होगी, पीडीसी कंपनसेटरी, प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड करेक्टिव, और उसके बाद कंपनसेटरी कंट्रोल, इतने प्रकार के कंट्रोल उद्देश्य के आधार पे होते हैं। हमारा उद्देश्य क्या है कंट्रोल लगाने का, कि हम प्रिवेंट कर सके, डिटेक्ट कर सके एरर्स एंड इरेगुलरिटीज़ को, उसके बाद करेक्ट कर सके जो भी खामियां हैं, जो भी कमियां आई हैं। हमारा सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम इसलिए बराबर अच्छा बना रहे, और कहीं कहीं जब प्रिवेंशन, डिटेक्शन और करेक्शन जो है वो तीनों पॉसिबल ना हो पाए, तो हम लोग कंपनसेटरी कंट्रोल यानी कि कहीं ना कहीं हम लोग ऐसा मेजर लेके चलते हैं जिस मेजर से हम अपनी कमियों की भरपाई कर पाएँ, तो उसको कंपनसेटरी कंट्रोल बोलते हैं। प्रिवेंटिव कंट्रोल, डिटेक्टिव कंट्रोल, करेक्टिव कंट्रोल और कंपनसेटरी कंट्रोल, इन सबको डिटेल में पढ़ना है चैप्टर नंबर 3 में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेचर ऑफ आईएस रिसोर्सेज के आधार पे एनवायरमेंटल एक्सेस कंट्रोल, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल और लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। मैं आपको याद दिला दूं, इन्वायरमेंटल में हम लोगों ने देखा था वाटर डैमेज, फायर डैमेज, इन सब से बचने के लिए हम लोग क्या क्या तरीका अपनाते हैं, पावर वेरिएशन से बचने के लिए हम लोग क्या क्या तरीका अपनाते हैं, ठीक है, या अदरवाइज किसी तरह से प्राकृतिक आपदा या फिर मैन मेड एरर। यहाँ पर केवल इन्वायरमेंटल एक्सेस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि नेचुरल डिजास्टर ही है, यहाँ पर मैन मेड डिजास्टर भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इम्पैक्ट क्या होना चाहिए, तो इम्पैक्ट यहाँ पर वाटर डैमेज, फायर डैमेज, इन सब तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में चर्चा करी थी। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल का मतलब यहाँ पर पासवर्ड लगाना, यहाँ पर फिर उसके बाद आप अलग अलग तरीके से पिन नंबर से, ठीक है, उसके बाद प्लास्टिक कार्ड से, बहुत सारे हम लोगों ने तरीके देखे थे लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल लगाने के लिए, जिसमें हम लोगों ने मुख्य रूप से देखा था पासवर्ड लगाना, ताकि इंट्रूडर जो है वो एक्सेस ना कर पाए हमारे डाटा तक। उसके बाद हम लोग फंक्शनल नेचर के बारे में हम लोगों ने देखा था, छोटा सा टॉपिक था, इंटरनल अकाउंटिंग कंट्रोल, उसके बाद ऑपरेशनल कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। ये भी कंट्रोल का एक पार्ट होता है आपका अकाउंटिंग कंट्रोल, ताकि आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में कोई छेड़छाड़ ना कर सके। ऑपरेशनल कंट्रोल यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी करने वाले लोगों पर प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल यानी कि पूरे के पूरे प्रशासन पे कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी हम लोगों ने फंक्शन, इन तीनों का फंक्शन होता है एक्चुअली, ये तीन अलग अलग जो है होते हैं वो फंक्शनल डिवीजन होते हैं, और इनका जो है वो उस पर प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव और कंपनसेटरी कंट्रोल, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ आईएस रिसोर्सेस, एनवायरमेंटल एक्सेस कंट्रोल, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल और लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल नेचर, इंटरनल अकाउंटिंग, ऑपरेशनल कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। हमारा ये अमेंडमेंट्स है, यहाँ पर हमारा चेंज, नया टॉपिक ऐड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट फंक्शन, मैनेजरियल कंट्रोल और एप्लीकेशन कंट्रोल। इसको हमें काफी डिटेल में पढ़ना है। मैनेजरियल कंट्रोल और एप्लीकेशन कंट्रोल, हम लोग सबसे पहले मैनेजरियल कंट्रोल की बात करते हैं। मैनेजरियल कंट्रोल क्या होता है हम लोग ये जानेंगे, और इसके 8 प्रकार के सब सिस्टम होते हैं। अलग अलग सब सिस्टम में मैनेजरियल, मैनेजमेंट का मतलब क्या, एक बहुत ब्रॉड टर्म हो गया मैनेजरियल कंट्रोल। इसको कई सारे सब सिस्टम में हम लोग डिवाइड करेंगे ताकि कंट्रोल ठीक से लगाया जाए, और हर एक कंट्रोल के लिए कई तरह के फंक्शन परफॉर्म करने हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर मैनेजरियल कंट्रोल में टोटल 8 पॉइंट है। अगर आपको केवल मैनेजरियल कंट्रोल लिखने के लिए एग्जाम में आए तो आपको ये 8 सब सिस्टम का नाम लिखना है, और अगर इसमें से किसी भी चीज के बारे में डिटेल में पूछ दे, जैसे कि यहाँ पर प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट कंट्रोल के लिए क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करना है मैनेजरियल कंट्रोल में, तो आपको क्लिक करना चाहिए कि ये मैनेजरियल कंट्रोल में से पूछा गया है, और ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। एक्चुअली इसका के एग्जाम में प्रॉब्लम ये होता है कि हमारा क्वेश्चन जो होता है वो क्लिक नहीं करता है कि एग्जैक्टली कहां से और किस चैप्टर से पूछा गया है। जैसे मान लीजिए यहां पर बोलता है सिस्टम डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंट्रोल के बारे में, तो आपको लगेगा चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 में आप लोगों ने सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पढ़ा था, लेकिन एक्चुअली ये कौन सा क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा ध्यान देना के लिए थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन की जरूरत है, ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन की जरूरत है। और ऐसे जो चार्ट हैं खासकर अमेंडमेंट्स के एरिया के, वो चार्ट्स आपको अलग से बना के रखना है और अपने दीवार पे चिपकाना है, ताकि आपकी नजरें उस पर कभी भी दौड़ा सको आप।
उसके बाद हम लोग यहाँ पर 8 पॉइंट के बाद सबको एक एक पॉइंट को हम लोग डिटेल में देखेंगे, और डिटेल में देखने के बाद हम लोग अपने दूसरे हिस्से पे आएंगे एप्लीकेशन कंट्रोल पे। एप्लीकेशन कंट्रोल में 6 प्रकार का पॉइंट है। एप्लीकेशन, जब आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में चर्चा करते हो तो आपको एप्लीकेशन वर्ड आप यूज करते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? वो एक प्लेटफॉर्म होता है जहां पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों आपस में इंटरेक्ट करके फंक्शन परफॉर्म करता है। अब हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आपस में कैसे इंटरेक्ट करेगा फंक्शन परफॉर्म करने के लिए? एप्लीकेशन के बदौलत, आपकी एप्लीकेशन के बदौलत ऑपरेटिंग सिस्टम का और पर जो एप्लीकेशन होगा उसके बदौलत हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपस में इंटरेक्ट करेगा, जिससे फंक्शन परफॉर्म होगा। जब फंक्शन की बात आती है तो हम लोगों को बस एक बात याद आता है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तो एप्लीकेशन कंट्रोल जब आएगा तो इसके 3 सब सिस्टम इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट हैं। ये तो आपको एवे ही याद आ गया। उसके बाद बाउंड्री कंट्रोल, उसके बाद इनपुट से पहले बाउंड्री पर तो कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, ठीक है, और आउटपुट से जाने से पहले भी बाउंड्री होती है, ठीक है, जिसके बारे में आपको डिटेल में चैप्टर नंबर 3 प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम में मैंने बताया है अच्छे तरीके से। उसके बाद इनपुट कंट्रोल, कम्युनिकेशन कंट्रोल, ये हमारा नया मुद्दा है जो हमें पढ़ना है अमेंडमेंट्स के लिए। कम्युनिकेशन कंट्रोल के बारे में हमें अच्छे तरीके से पढ़ना है, जिसमें बहुत सारी चीजें, नई बातें बताई गई है अमेंडमेंट्स करके। फिर प्रोसेस कंट्रोल, प्रोसेस तो हम लोगों ने देखा ही, स्काई ब्लू कलर से इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट मैंने अलग से लिखा ही है। डाटाबेस कंट्रोल और आउटपुट कंट्रोल, तो इन सब चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आई मीन टू से कि अमेंडमेंट्स यहां पर जो आया है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे अपनी, और थोड़ा अमेंडमेंट्स यहां पर आया है। तो हम लोग वापस से अपने मेन मुद्दे पे आते हैं। हम लोगों ने देखा था कि ऑडिट फंक्शन के आधार पे 2 प्रकार से बांटा जाता है कंट्रोल को। पहला मैनेजरियल कंट्रोल और दूसरा एप्लीकेशन कंट्रोल। हम लोग मैनेजरियल कंट्रोल की बात सबसे पहले करते हैं कि मैनेजरियल कंट्रोल आखिर क्या होता है, इसमें कौन कौन से 8 प्रकार के सब सिस्टम होते हैं, और हर एक सब सिस्टम के जितने भी सब पॉइंट दिए गए हैं, यानी कि फंक्शन दिए गए हैं, हर एक सब सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या फंक्शन एक्चुअली परफॉर्म करने हैं, इसको हम लोग यहाँ पर डिटेल में आगे देखने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर थोड़ी उल्टी गंगा बहाते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है कि पहले हम लोग यहाँ पर फंक्शन की चर्चा कर लेते हैं, फिर हम लोग वहाँ पर सब सिस्टम के बारे में जानेंगे, और फिर हम लोग लास्ट में जानेंगे कि मैनेजरल कंट्रोल क्या होता है। तब इससे चीज़ें आपको याद रखना आसान हो जाएगा। सबसे पहले आप देखोगे कि स्टडी मेटल में टॉपिक नंबर 3.7 है। 3.7 टॉपिक नंबर पे आपको आना है। यहाँ पर हम लोगों को बताया गया है टॉप मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट के कंबाइन करके हमें बताया गया है। तो जब आपने ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ा होगा अपने 12th क्लास में, या फिर ग्रेजुएशन में, या जिस लेवल पे भी आपको पढ़ना होगा ये सब्जेक्ट, वहाँ पे आपने देखा होगा कि टॉप मैनेजमेंट के कितने काम, टॉप मैनेजमेंट के 4 काम, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और कंट्रोलिंग। स्टाफिंग को यहाँ पर लीडिंग वर्ड से इस्तेमाल किया गया है। तो टॉप मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट, यहाँ पर जो टॉप मैनेजमेंट होते हैं उसके 4 फंक्शन, यहाँ पर आप फंक्शन की बात कर रहे हो, आपने पढ़ा होगा बचपन में, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। तो टॉप मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट में आपको 4 पॉइंट याद रखने हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में टॉप मैनेजमेंट के 4 मेन फंक्शन होते हैं, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग करना और कंट्रोलिंग करना। और हर एक फंक्शन के लिए टॉप मैनेजमेंट को 2 तरीके का प्लान बनाना पड़ता है। पहला प्लान बनाना पड़ता है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से स्ट्रैटेजिक प्लान, और दूसरा प्लान बनाना पड़ता है उस लॉन्ग टर्म प्लान को ऑपरेशनल बनाने के लिए आप क्या करते हो, लॉन्ग टर्म प्लान को शॉर्ट टर्म में डिवाइड करते हो, उसके बाद आप उसको एग्जीक्यूट करते हो। ठीक है, तो बस यही काम यहाँ पर करना है। इन 4 पॉइंट को आपको याद रखना है। ये तो बड़ा आसान हो गया आपके लिए 4 पॉइंट याद रखना। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इस सब सिस्टम में सिस्टम डेवलपमेंट, तीसरे यहाँ पर सब सिस्टम की बात करते हैं मैनेजरल कंट्रोल के, सिस्टम डेवलपमेंट मैनेजमेंट। जैसा कि आप लोगों ने देखा था चैप्टर नंबर 5 में SDLC पढ़ा होगा। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में कई सारे फेजेस होते हैं, कई सारे मैथोलॉजी फॉलो की जाती है। अब जितने भी फेजेस होते हैं तो आपने चैप्टर नंबर 5 में आपको याद होगा सिस्टम डेवलपमेंट जो टीम होते हैं उसमें ऑडिटर भी उस टीम का एक हिस्सा होता है। अब वो ऑडिटर क्यों हिस्सा होता है? ताकि वो 3 तरह का ऑडिट परफॉर्म कर सके। बस यहाँ पर ऑडिट और ऑडिट आपको याद रखना है, कंकरेंट ऑडिट, पोस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑडिट और जनरल ऑडिट। यहां पर बोलता है कंकरेंट ऑडिट, पोस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑडिट और जनरल ऑडिट। कंकरेंट ऑडिट की बात हम लोग जहां पर बात करते हैं, यहां पर कंकरेंट ऑडिट यानी कि आपको डेवलपमेंट
सिस्टम डेवलपमेंट टीम का एक हिस्सा बनना पड़ेगा, तभी कंकरेंट ऑडिट कर पाएगा सिस्टम डेवलपमेंट के सारे फेजेस पे। ठीक है, वो लगातार ऑडिट बनाए रखेगा, अपना नजरें बनाए रखेगा, रिव्यू करते रहेगा सारी चीज़ों को कि स्पेसिफिकेशन के हिसाब से सारी चीज़ें हो रही है या नहीं हो रही है, सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस जो है सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्या फाइनल सिस्टम तैयार होगा, वो सारे रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने वाला होगा कि नहीं होगा। इस बात को जानने के लिए कंकरेंट ऑडिट किया जाता है। पोस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑडिट, जब सिस्टम डेवलप हो गया तो ऑडिटर बताता है कि सिस्टम को और भी मॉडिफाई या इंप्रूव करने की जरूरत है या फिर अब ये फाइनल साइन ऑफ के लिए सफिशिएंट है, मतलब हमारा प्रोडक्ट बन के रेडी है। जनरल ऑडिट में ओवरऑल बेसिस पर देखा जाता है कि सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस यहाँ पर ओवरऑल बेसिस पर इवेल्युएट करेगा ताकि सब्सटेंसिव टेस्टिंग कम से कम हो, यानी कि कंप्लायंस प्रोसीजर ज़्यादा से ज़्यादा लगाएगा। ये जनरल ऑडिट में यहाँ पर ऑडिटर करेगा काम। उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट। प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट क्या होता है? आपको पता है कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर लोग होते हैं वो लोग प्रोग्रामर लोग होते हैं। वो प्रोग्रामर क्या जानते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते हैं, यानी कि जावा, C++, कोबोल जैसे लैंग्वेज को जानते हैं, जिससे वो बैठकर कोडिंग करते रहते हैं। वो सोर्स कोड लिखते हैं बैठकर डिज़ाइन के हिसाब से, जो उनको डिज़ाइन दिया जाता है डिज़ाइनर के द्वारा, उसके हिसाब से वो सोर्स कोड लिखते हैं। और सोर्स कोड को जब वो कंपाइलर में फीड करते हैं तो ऑब्जेक्ट कोड में वो कन्वर्ट हो जाता है। और ऑब्जेक्ट कोड जो होता है वो कंप्यूटर समझ पाता है, कंप्यूटर ऑब्जेक्ट कोड को समझता है और उसके हिसाब से कंप्यूटर उस तरह से फंक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो अब इतना सारा प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट कंट्रोल में कितने सारे फेज होंगे। सबसे पहले प्लानिंग यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, प्रोग्रेस को मेजर करने के लिए, ठीक है, सिस्टम डेवलपमेंट के दौरान प्रोग्रेस को मेजर करने के लिए प्लानिंग होना बहुत जरूरी है। और हमारा प्लानिंग में उसके बाद डिजाइन जो होता है, यहाँ पर क्या होता है? प्रोग्रामिंग करने के लिए डिफाइन स्ट्रक्चर बनाना। दो प्रकार से डिजाइन किया जाता है, फिजिकल डिजाइन और लॉजिकल डिजाइन। लॉजिकल डिजाइन मतलब ब्लूप्रिंट होता है। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने डिटेल में देखा था यहाँ पर डिजाइन के बारे में सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पढ़ने के दौरान। उसके बाद कोडिंग की बात करते हैं। जो डिजाइनर लोग डिजाइन बनाकर देते हैं उसके हिसाब से प्रोग्रामर लोग क्या करते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करके कोड को डेवलप करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर भी प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए। अब कोड को बनाने के बाद जो सिस्टम होता है उसको टेस्टिंग करवाया जाता है। टेस्टिंग करने के लिए यहाँ पर किस तरह से बिल्ड किया गया है, ठीक है, या किस तरह से कोडिंग डेवलप हुआ है और वो एक्चुअली में वर्क परफॉर्म करेगा कि नहीं करेगा, इसकी वजह से 3 प्रकार से टेस्ट किया जाता है। पहला हम लोगों ने देखा था यूनिट टेस्टिंग, उसके बाद हम लोगों ने देखा था इंटीग्रेटेड टेस्टिंग, उसके बाद हम लोगों ने देखा था ओवरऑल सिस्टम टेस्टिंग। जैसा कि हम लोगों ने जाना था कि प्रोग्राम जो होता है, कोई भी बड़ा प्रोग्राम होता है, उसको कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है एक एक करके टास्क को निपटाने के लिए। ठीक है, उसको हम लोग बिल्ड बोलते हैं। ठीक है, बड़ा सिस्टम को हम लोग कई बिल्ड में, यानी कि कई तरह से उसको सब सिस्टम में बांटते हैं और सारे बिल्ड को बिल्ड 1 बना दिया, बिल्ड 2 बना दिया, और जैसे जैसे बिल्ड करते जाते हैं, इंक्रीमेंटल मॉडल अगर आपको याद होगा तो वैसे वैसे हम लोग क्लाइंट को डिलीवर करते चले जाते हैं और ओवरऑल सिस्टम को फाइनली आपस में इंटीग्रेट कर देते हैं, तो सिस्टम बन जाता है पूरा का पूरा। ठीक है, इसके लिए प्लीज आप जो हैं फास्ट ट्रैक रिवीजन की वीडियो सुनो, क्योंकि बहुत सारी बातें यहाँ पर ऐसी हैं जिसको अमेंडमेंट्स में समझाना चैप्टर नंबर 3 में थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, क्योंकि सब कुछ शुरू से जाना पड़ता है, सब कुछ जड़ से जाना पड़ता है, जो कि अमेंडमेंट्स की क्लास में पॉसिबल नहीं है। तो प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा प्लानिंग, उसके बाद हम लोगों ने देखा डिजाइनिंग, उसके बाद कोडिंग देखा, और कोडिंग के बाद टेस्टिंग होता है। टेस्टिंग 3 प्रकार से होता है, एक यूनिट टेस्टिंग, उसके बाद इंटीग्रेटेड टेस्टिंग, उसके बाद होल प्रोग्रामिंग टेस्टिंग। ठीक है, यूनिट टेस्टिंग क्या होता है? किसी भी सिस्टम के सबसे स्मॉलेस्ट टेस्टेबल पार्ट को, ठीक है, आइसोलेशन में टेस्ट करवाया जाता है। सबसे स्मॉलेस्ट टेस्टेबल पार्ट को आइसोलेशन में चलाकर देखा जाता है चलता है कि नहीं चलता है। अब मान लो कि इस स्मॉलेस्ट टेस्टेबल पार्ट का नाम हम लोग देते हैं बिल्ड 1। अब हम लोग बात करते हैं इंटीग्रेटेड टेस्टिंग के बारे में। इंटीग्रेटेड टेस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं? बिल्ड 1 को टेस्ट कर लिया, यहाँ पर यूनिट टेस्टिंग, बिल्ड 2 का भी यूनिट टेस्टिंग कर लिया, बिल्ड 3 का भी यूनिट टेस्टिंग कर लिया, बिल्ड 4 का भी यूनिट टेस्टिंग कर लिया और बिल्ड 5 का भी यूनिट टेस्टिंग कर लिया। मान लो 5 बिल्ड है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? यूनिट 1 का यहाँ पर और यूनिट 2 का देखते हैं एक साथ काम करवा के कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी कि बिल्ड 1 और बिल्ड 2 को एक साथ काम करवा के देख लिया, इंटीग्रेट करके देख लिया, इसीलिए इसको इंटीग्रेटेड टेस्टिंग बोलते हैं। मतलब कई प्रोग्राम का ग्रुप बनाकर हम लोग इंटीग्रेट करके देखते चले जाते हैं कि ये लोग आपस में मिलकर काम करता है कि नहीं करता है। 1 और 2 का कॉम्बिनेशन बनाया, फिर 1 और 3 का कॉम्बिनेशन बनाया, फिर 1 और 4 का कॉम्बिनेशन बनाया, सब्जेक्ट टू कंडीशन कि वो दोनों मिलकर आपस में फंक्शन परफॉर्म करने वाले हों तभी। इस तरह से हम लोग फिर से बिल्ड 2 को भी देखते हैं अलग अलग सब सिस्टम के अलग अलग प्रोग्राम के साथ इंटीग्रेट करके। ठीक है, उसके बाद लास्ट में जो परफॉर्म करते हैं वो पांचों के पांचों बिल्ड को ओवरऑल को एक साथ पूरे सिस्टम को
ओवरऑल इंटीग्रेट करने के बाद सारे पांचों के पांचों बिल्ड को हम लोग देखेंगे अब पूरा सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं और उसके बाद पोस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑडिट यहाँ पर आता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात यहाँ पर टेस्टिंग के बाद हम लोग बात करते हैं कौन सा फंक्शन परफॉर्म किया जाता है, तो ऑपरेशन का फंक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट का। तो यहाँ पर टेस्टिंग फेज में आपकी जो भी कमियां आपको नजर आई थी उन कमियों को आपको मेंटेन करना है। ठीक है, यहाँ पर आप 3 तरीके से मेंटेन कर सकते हो जो भी कमियां आई थी। रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो रिपेयर मेंटेनेंस पहला वाला बात आएगा, पहली वाली बात। ठीक है, रिपेयर मेंटेनेंस यहाँ पर ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट में, तो रिपेयर मेंटेनेंस इसमें एरर को करेक्ट करना है। ठीक है, दूसरा एडेप्टिव मैनेजमेंट। एडेप्टिव मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ कि रिक्वायरमेंट हमारा चेंज हो गया। ठीक है, जब हम लोग टेस्टिंग करने के लिए गए तब हमारा रिक्वायरमेंट बदल गया उसी हिसाब से, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोगों को अडॉप्ट करना है यानी कि मॉडिफाई करना है थोड़ा बहुत। उसके बाद लास्ट वाला आता है परफेक्टिव मेंटेनेंस। यहाँ पर लास्ट वाला आता है परफेक्टिव मेंटेनेंस। वो क्या होता है, रिसोर्सेस कंजम्पशन को कम करना परफेक्टिव मेंटेनेंस कहलाता है। जैसा कि आपके बाइक में माइलेज ज़्यादा दे, जब बाइक का डिज़ाइन हो गया, डेवलप हो गया, उसके बाद परफेक्टिव इसलिए बनाना है क्योंकि कम रिसोर्सेस को कंज्यूम करे। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डाटा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। डाटा एडमिनिस्ट्रेशन या डेटा एडमिनिस्ट्रेशन जो भी आप बोलो, डाटा क्या होता है, क्रिटिकल रिसोर्सेस होता है। वो यूजफुल डाटा तभी होगा जब आपको सही टाइम पर सही पर्सन के हाथ लग सके और प्रॉपर तरीके से वो मतलब सिक्योर डाटा मिल सके, रिलायबल डाटा मिल सके, जो भी एट्रीब्यूट्स हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में देखा था। ठीक है, तो यहां पर बोलता है कि साथ में आपका सिक्योर रहे, रिलायबल रहे, इन सब के लिए प्रॉपर कंट्रोल करना डाटा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कहलाता है। अब हम लोग बात करते हैं क्वालिटी एश्योरेंस कंट्रोल को। क्वालिटी को कैसे हम लोग जानेंगे, रिक्वायरमेंट को पूरा करने के साथ साथ आप जो हैं वो क्वालिटी आपको एश्योर रखनी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए क्वालिटी कंट्रोल लगाते हैं। क्वालिटी जो होता है वो कैसे डिपेंड करता है, आपके कॉस्ट और आपके रिक्वायरमेंट, मतलब आपके कॉस्ट में रहे और आपके रिक्वायरमेंट के आधार पर रहे, या फिर जितना आपने कॉस्ट लगाया है उस हिसाब का आपको क्वालिटी मिलना चाहिए। इस बात को एश्योरेंस देने के लिए जो कंट्रोल लगाया जाता है यहाँ पर उसको क्वालिटी एश्योरेंस कहते हैं। अब हम लोग सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं। सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पर मुख्य रूप से इन्वायरमेंटल कंट्रोल और उसके बाद लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल पे फोकस किया गया है। यानी कि आपको आग लगने से बचने का प्रोटेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, यानी कि उस पर फायर कंट्रोल होना चाहिए, वाटर जो है उससे डैमेज होने से कंट्रोल होना चाहिए, एनर्जी वेरिएशन से, स्ट्रक्चर डैमेज, पॉल्यूशन, उसके बाद इंट्रशन, अनऑथराइज इंट्रशन नहीं होना चाहिए, उसके बाद इंट्रशन और उसके बाद वायरस। ठीक है, वायरस वगैरह से आपको प्रोटेक्ट होना है, मिसयूज़। ठीक है, कोई कंप्यूटर का मिसयूज़ वगैरह सब ना करे, जनरली ये काम एम्प्लॉई लोग करते हैं, और उसके बाद हैकर्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों पर के लिए आपको कंट्रोल लगाना जरूरी है। ये सारी चीज़ें आप जानते ही बड़े आराम से। इंट्रशन जो है उस पर कंट्रोल लगाने के लिए आप इंट्रशन डिटेक्शन सिस्टम लगाते हो, IDS, इंट्रशन डिटेक्शन सिस्टम लगाते हो। ये 2 प्रकार का होता है, एक लॉजिकल इंट्रशन डिटेक्शन सिस्टम होता है और दूसरा जो होता है वो फिजिकल होता है। इसमें मैंने विद्या बालन की मूवी की कहानी मूवी की स्टोरी सुनाई थी। विद्या बालन जब IB ऑफिसर के कंप्यूटर पे एक्सेस कर जाती है तो उस IB ऑफिसर के पास एक SMS ऑटोमेटिकली चला जाता है और उस SMS को देखकर वो दौड़ के पीछे ऑफिस की ओर भागता है गन लेकर विद्या बालन को मारने के लिए। तो वो कैसे पता चल जाता है उस IB ऑफिसर को, क्योंकि उस सिस्टम में इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम लगा हुआ होता है। ठीक है, तो इंट्रूडर कहीं एक्सेस ना कर जाए, इसकी वजह से प्रॉपर कंट्रोल होना जरूरी है। कहीं आग ना लग जाए, कहीं पानी से डैमेज ना हो जाए, कहीं पावर फेलियर या एनर्जी वेरिएशन के कारण जो है प्रॉब्लम ना आ जाए, स्ट्रक्चरल डैमेज ना हो पाए। ठीक है, स्ट्रक्चर भी यहाँ पर फिजिकल स्ट्रक्चर और लॉजिकल स्ट्रक्चर दोनों आएगा। पॉल्यूशन से कहीं प्रॉब्लम ना आ जाए, इन सब की वजह से जो कंट्रोल लगाया जाता है वो सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन में होगा। बड़ी कॉमन बात है, लेकिन क्या होता है कि एग्जाम में याद नहीं आते रहता तो बड़ा प्रॉब्लम होता है। जब एग्जाम हॉल से आप निकलोगे उसके बाद किसी फ्रेंड ने बताया अरे ये सारी चीज़ें थी उसमें, तो आप बोले कि ओ शिट यार यहाँ तो मैंने गलती कर दी। ठीक है, तो क्योंकि आपको याद एट ए टाइम नहीं आता है, इसकी वजह से आपको ऑब्जर्वेशन टेक्निक को यूज़ करना है, मतलब आपको चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। और दूसरा आपकी फोटोजेनिक मेमोरी के इस्तेमाल करनी है, यानी कि आपको फोटो खींचना है अपनी आंखों में, दिमाग में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑपरेशनल मैनेजमेंट के बारे में। लास्ट वाला जो हमारा आएगा वो ऑपरेशनल मैनेजमेंट के बारे में आएगा। ऑपरेशनल मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया, जो भी डे टू डे एक्टिविटीज़ आप करते हो उसको आप क्या बोलते हो, ऑपरेशन बोलते हो। ठीक है, तो उसमें आप कंप्यूटर का जब इस्तेमाल करते हो तो एरर आ सकता है, इसलिए मैनेजमेंट वालों को ऑपरेशनल कंट्रोल लगाना काफ़ी ज़रूरी होता है। इस तरीके से हम लोगों ने देखा मैनेजर कंट्रोल क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि वापस से हम लोग सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे, वापस से हम लोग घूम के वापस से सारी चीज़ों पर आएंगे। तो 8 प्रकार के यहाँ पर कौन कौन होते हैं सब सिस्टम। टॉप मैनेजमेंट कंट्रोल
इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट, सिस्टम डेवलपमेंट मैनेजमेंट, प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट, डाटा एडमिनिस्ट्रेशन, क्वालिटी एश्योरेंस, सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन और ऑपरेटिंग मैनेजमेंट। और यहाँ पर मैनेजर कंट्रोल क्या होता है, अब जाके हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं मैनेजरियल कंट्रोल एक्चुअली क्या होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो होता है वो टॉप मैनेजमेंट लोग कंट्रोल लगा के प्रॉपर मेंटेनेंस देखते हैं, कंट्रोल का डिज़ाइन करना, कंट्रोल का इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, और कंट्रोल को ऑपरेशनल बनाए रखना। इन सब चीज़ों की वजह से जो आपका कंट्रोल लगाया जाता है उसको मैनेजरल कंट्रोल बोलते हैं। ये ओवरऑल सिस्टम को ध्यान में रख के किया जाता है, ठीक है। अब इसके 8 प्रकार के सब सिस्टम होते हैं। टॉप मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट। अगर आपसे मैनेजरल कंट्रोल के बारे में केवल लिखने के लिए बोला तो आप बस क्या क्या लिख सकते हो, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि इंफॉर्मेशन सिस्टम का डिज़ाइन करना, इम्प्लीमेंट करना, मेंटेनेंस करना जो होता है वो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है। और मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन सिस्टम ठीक से डिज़ाइन करना, ठीक से इम्प्लीमेंट करना, ठीक से मेंटेन करे और ठीक से ऑपरेट होता रहे। इसकी वजह से प्रॉपर कंट्रोल लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। मैनेजरियल कंट्रोल के 8 सब सिस्टम होते हैं। उसमें टॉप मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट, सिस्टम डेवलपमेंट मैनेजमेंट, उसके बाद प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट, डाटा एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद क्वालिटी यहाँ पर क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजमेंट होगा, क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजमेंट होगा। 2 प्रकार के एडमिनिस्ट्रेशन है, बाकी सब मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन और ऑपरेशन मैनेजमेंट। उसके बाद इन सब सारी चीज़ों को हम लोग एक बार फिर से देखते हैं। टॉप मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट में हम लोगों ने देखा कि टॉप मैनेजमेंट को 4 प्रकार के फंक्शन परफॉर्म करने पड़ते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग। उसके बाद हम लोगों ने देखा सिस्टम डेवलपमेंट मैनेजमेंट में केवल ऑडिट देखा। तो यहाँ पर कंकरेंट ऑडिट, पोस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑडिट और जनरल ऑडिट। कंकरेंट ऑडिट के लिए हम लोगों ने देखा कि कंट्रोल जो आपके सिस्टम डेवलपमेंट के दौरान जो होंगे वो टीम का एक हिस्सा रहेगा ऑडिटर, आपका इंटरनल ऑडिटर, और वो टीम का हिस्सा बन के हर एक फेज पर जो सिस्टम डेवलपमेंट के जितने सारे फेजेस होते हैं सारे फेजेस पर वो बराबर से ऑडिटिंग जो है वो करते रहेगा, ताकि जो है आपका सिस्टम रिक्वायरमेंट के हिसाब से और स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बन सके और एडेप्टिव रहे और उसमें यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। इन सब की वजह से ऑडिटर का इन्वॉल्व होना जरूरी है। पोस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑडिट में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर ऑडिटर बताता है कि सिस्टम डेवलपमेंट होने के बाद और भी मॉडिफाई करने की या इंप्रूव करने की जरूरत है या फिर अब हम लोग साइन ऑफ करने के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। जनरल ऑडिट में हम लोगों ने देखा कि ओवरऑल बेसिस पर सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस को इवैल्यूएट किया जाता है ताकि कम से कम सब्सटेंसिव टेस्टिंग परफॉर्म करना पड़े। उसके बाद हम लोगों ने देखा प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट कंट्रोल। इसमें प्रोग्रामर लोग जो कोड डिजाइन के आधार पर कोडिंग बनाता है और कोडिंग का टेस्टिंग किया जाता है और टेस्टिंग के बाद जो वीकनेस होती है उसको यहाँ पर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में डाला गया। तो सबसे पहले प्लानिंग, ताकि हर फेज पर हम लोगों का प्रोग्रेस पता चल सके। जैसा कि आपने यहाँ पर पर्ट का एग्जांपल आप दे सकते हो, सीपीएम पर्ट आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पे प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, यहाँ पर भी पीईआरटी आप लिख सकते हो। उसके बाद डिज़ाइन की बात हम लोग करते हैं। प्रोग्रामिंग यहाँ पर बोलता है कि प्रोग्रामिंग जो होता है उसके लिए आपको डिज़ाइन करना पड़ता है। यहाँ पर प्रोग्रामिंग करने के कोडिंग करने के लिए फिजिकल डिज़ाइन और लॉजिकल डिज़ाइन को ब्लूप्रिंट कहा जाता है। कोडिंग में हम लोगों ने देखा कि जो डिज़ाइन के लिए स्ट्रक्चर बना है उसी के हिसाब से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करके प्रॉपरली कोडिंग हो सके, इसकी वजह से कंट्रोल होना जरूरी है। टेस्टिंग में हम लोग ने देखा यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेटेड टेस्टिंग और होल प्रोग्राम टेस्टिंग, ठीक है, 3 प्रकार के टेस्टिंग होते हैं। उसके बाद ऑपरेशनल एंड मैनेजमेंट में हम लोगों ने देखा कि टेस्टिंग फेज में जो भी कमियां नजर आई है उसको हम लोगों को मेंटेन करना है। 3 तरीके से मेंटेन किया जा सकता है। रिपेयर मेंटेनेंस, जिसमें एरर को करेक्ट किया जाता है। एडेप्टिव मेंटेनेंस, जिसमें बदलते रिक्वायरमेंट को कंसिडर किया जाता है। और तीसरा हम लोगों ने देखा था परफेक्टिव मेंटेनेंस, ताकि रिसोर्सेज कंज्यूम कम से कम करे, इसकी वजह से परफेक्टिव मेंटेनेंस किया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था डाटा रिसोर्सेज मैनेजमेंट कंट्रोल। डाटा रिसोर्सेज मैनेजमेंट कंट्रोल में हम लोगों ने देखा था कि डाटा एक क्रिटिकल रिसोर्स होता है और डाटा यूजफुल तभी होगा जब सही टाइम पे सही बंदे को मिल पाए, सही पर्सन को मिल पाए। डाटा का रिलायबल होना, डाटा का सिक्योर होना, ये सब बहुत जरूरी होता है, इसलिए प्रॉपर कंट्रोल लगाना भी जरूरी होता है। मैनेजर कंट्रोल का एक पार्ट होता है, ये सब सिस्टम होता है। क्वालिटी एश्योरेंस कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस कंट्रोल में हम लोगों ने देखा था कि क्वालिटी आपका ऐसा होना चाहिए कि रिक्वायरमेंट को पूरा करे और उसके साथ साथ जो है आपको परफेक्ट रिजल्ट देने वाला हो और आपका कॉस्ट के हिसाब से ही आपको बैठे, बजट में बैठे, इसके लिए प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए, उसको क्वालिटी एश्योरेंस कंट्रोल बोलते हैं। उसके हम लोगों ने देखा था यहाँ पर सिक्योरिटी मैनेजमेंट कंट्रोल। सिक्योरिटी मैनेजमेंट कंट्रोल में हम लोगों ने देखा था कि इंफॉर्मेशन सिस्टम
मतलब क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो होता है वो प्रोवाइड करने वाला सिस्टम इन्फॉर्मेशन सिस्टम कहलाता है। इसकी वजह से आपको इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करना, प्रोसेस करना, ठीक है, और रिपोर्ट करना, कम्युनिकेट करना, ये सब जरूरी टास्क हो जाता है। अब इन सब टास्क के दौरान जो होता है क्रिटिकल एसेट्स पर प्रॉपर सिक्योरिटी होनी चाहिए, ताकि प्रॉपर सिक्योरिटी होगी तो बहुत सारे डैमेज से बचा जा सकता है, जैसे कि फायर डैमेज, वाटर डैमेज, एनर्जी वेरिएशंस के प्रॉब्लम, स्ट्रक्चरल डैमेज, पॉल्यूशन, उसके बाद अनऑथराइज इंट्रूशन, वायरस एंड वर्म्स, उसके बाद मिसयूज और हैकर। चैप्टर नंबर 3 प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम में मैंने आपको बताया था, जब भी आपको वायरस के बारे में बताने के लिए बोले तो आप 2 वायरस का एग्जाम्पल लिखोगे, ठीक है, मेलिसा वायरस और आई लव यू वायरस के बारे में लिखोगे। और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में ही पढ़ा था, ये सब क्या होता है। मिसयूज कौन करता है? मिसयूज ऑफ सॉफ्टवेयर, डाटा एंड सर्विसेज जनरली इंटरनल एम्प्लॉई लोग ही करते हैं। उसके बाद हैकर्स, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद हमारे ये यहाँ पर आता है ऑपरेशनल मैनेजमेंट कंट्रोल। ऑपरेशनल मैनेजमेंट कंट्रोल जो हमारा लास्ट वाला आता है, हम लोगों ने देखा था ऑपरेशनल का मतलब क्या हुआ, डे टू डे एक्टिविटी परफॉर्म करना। डे टू डे एक्टिविटी में जो आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हो तो यानी कि सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकती है, एरर आ सकता है, इसकी वजह से उस पर भी प्रॉपर कंट्रोल लगाया जाना चाहिए, वो आपका एक अहम हिस्सा बन जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अगला एप्लीकेशन कंट्रोल के बारे में। एप्लीकेशन कंट्रोल के बारे में, एप्लीकेशन कंट्रोल में हम लोग ने देखा था कि पूरे एप्लीकेशन पर आपको सही से कंट्रोल लगाना जरूरी होता है, ठीक है। इसको सही से कंट्रोल लगाने के लिए आपको 6 प्रकार से सब सिस्टम में बांटा जाता है एप्लीकेशन कंट्रोल को, और हर एक सिस्टम में अलग अलग फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। इन सब पर भी प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए। इसमें हम लोगों का सबसे पहले आता है बाउंड्री कंट्रोल। बाउंड्री कंट्रोल में हम लोगों ने 4 चीजें पढ़ी थी। 4 प्रकार से बाउंड्री कंट्रोल किया जा सकता है, क्रिप्टोग्राफी, पासवर्ड, पिन और आइडेंटिफिकेशन कार्ड, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर और आइडेंटिफिकेशन कार्ड। ये हमारा अमेंडमेंट्स नहीं है इसमें कोई। उसके बाद इनपुट कंट्रोल में हम लोग को देखा था कि 4 प्रकार से इनपुट जो है उस पर कंट्रोल हम लोग लगाते हैं। पहला हम लोग सोर्स डॉक्यूमेंट कंट्रोल करते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट पे कंट्रोल लगाना है जिससे इनपुट को फीड किया जाता है। फिर डाटा कोडिंग कंट्रोल, ठीक है, उसके बाद बैच कंट्रोल और उसके बाद वैलिडेशन कंट्रोल। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था। हमारा मुख्य मुद्दा अमेंडमेंट्स का यहाँ पर कम्युनिकेशन कंट्रोल आता है। कम्युनिकेशन कंट्रोल के बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल में जानेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस कंट्रोल के बारे में थोड़ा बहुत हमें अमेंडमेंट्स आया हुआ है, मतलब सॉरी थोड़ा बहुत नया टॉपिक्स को ऐड किया गया है, वो हम लोग देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। हम लोग बात करते हैं कम्युनिकेशन कंट्रोल के बारे में। कम्युनिकेशन कंट्रोल में हम लोगों का बहुत तरह का एक्चुअली यहाँ पर कंट्रोल होता है। पहला कंट्रोल होता है आपका फिजिकल कंपोनेंट कंट्रोल। सबसे पहले कम्युनिकेशन कंट्रोल में जो कंट्रोल होता है वो फिजिकल कंट्रोल होता है। दूसरा होता है लाइन एरर कंट्रोल, लाइन एरर को आपको मेंटेन रखना है। तीसरा आपका आता है फ्लो कंट्रोल, उसके बाद लिंक कंट्रोल और लास्ट में आता है टोपोलॉजिकल कंट्रोल। टोपोलॉजिकल कंट्रोल आता है और उसके बाद चैनल एक्सेस कंट्रोल। चैनल एक्सेस कंट्रोल के बाद हम लोगों का लास्ट वाला इंटरनेट नेटवर्किंग कंट्रोल। ये सारे कंट्रोल्स जो हैं हमें मुख्य रूप से यहाँ पर अमेंडमेंट्स में बताए गए हैं। तो ये सारे कंट्रोल को हम लोग देखेंगे, फिजिकल कंपोनेंट कंट्रोल, लाइन एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, लिंक कंट्रोल, टोपोलॉजी कंट्रोल, चैनल एक्सेस कंट्रोल और इंटर नेटवर्किंग कंट्रोल। ये सारे कम्युनिकेशन कंट्रोल में हमें पढ़ना है। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल कंपोनेंट कंट्रोल के बारे में। जब सेंडर से रिसीवर को डाटा ट्रांसमिट होता है तो इसकी वजह से कई सारे वहाँ पर फिजिकल डिवाइस होते हैं जिसकी वजह से कम्युनिकेशन संभव हो पाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स पर हम लोगों को कंट्रोल लगाना है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन कंट्रोल जो होता है उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकता है, तो कम्युनिकेशन कंट्रोल में अगर सही से कम्युनिकेशन कंट्रोल नहीं हुआ तो हम लोगों को 3 प्रकार के एरर आ सकते हैं। पहला एरर का नाम है ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट। पहले एरर का नाम है ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट। आप प्लीज़ लिख लेना इसी चार्ट में। फर्स्ट टाइप के इम्पेयरमेंट जो होते हैं उसका नाम है ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट। जो डाटा भेजा गया है और जो डाटा रिसीव हुआ है उन दोनों में डिफरेंस हो सकता है, उसको इम्पेयरमेंट बोलते हैं, जैसा कि आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ के पता है, ठीक है। तो जो डाटा सेंड किया गया है और जो रिसीव किया गया है उसमें कोई अंतर ना हो जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग कम्युनिकेशन सब सिस्टम में क्या क्या एक्सपोजर हो सकते हैं। हम लोगों ने देखा था एक्सपोजर का मतलब, आपने फास्ट टैग रिवीजन सुनी होगी तभी मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी। एक्सपोजर का मतलब क्या होता है,
एक्सटेंट ऑफ लॉस, ई से एक्सपोजर और ई से एक्सटेंट ऑफ लॉस। अगर आपका डाटा जो होता है वो गलत इंसान के हाथ में लग गया तो किस हद तक आपको परेशानी हो सकती है, उसको एक्सपोजर बोलते हैं। ठीक है, तो पहला होता है ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट, दूसरा होता है नुकसान। दूसरा क्या हो सकता है, अगर आपका सब सिस्टम में आपका एक्सपोजर हो गया तो कंपोनेंट फेलियर, यानी कि आपका कंपोनेंट फेल हो जाएगा जिसके कारण आपका डाटा लॉस हो सकता है या करप्ट हो सकता है या रिसीवर को रिसीव ही नहीं हो पाएगा। तीसरे प्रकार का जो एरर हो सकता है वो सबवर्ट डाटा बोलते हैं, यानी कि हॉलिस्टिक पार्टी डाटा को उलट पुलट कर देता है। तो तीन प्रकार के 3 मेजर टाइप्स ऑफ एक्सपोजर बताए गए हैं जो कि अराइज हो सकते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम में। 3 प्रकार के जो होते हैं वो एरर अराइज हो सकते हैं। अब ये 3 प्रकार के एरर ना हो, इसकी वजह से हम लोगों को हर एक जगह पे कंट्रोल लगाना है। हम लोगों को कहाँ कहाँ इसकी वजह से कंट्रोल लगाना है तो आप देख सकते हो इस चार्ट में हम लोगों ने जैसा कि देखा, फिजिकल कंपोनेंट पे कंट्रोल, लाइन एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, लिंक कंट्रोल और टोपोलॉजी कंट्रोल, चैनल एक्सेस कंट्रोल और इंटर नेटवर्किंग कंट्रोल। मतलब ये सारे कंपोनेंट में अगर कमियां रह जाए जिसकी वजह से हमारा एक्सपोजर हो जाए तो 3 प्रकार से हमें हानि हो सकती है। ट्रांसमिशन इंपेयरमेंट हो सकता है, कंपोनेंट फेलियर हो सकता है और सबवर्ट डाटा हो सकता है। 3 प्रकार से हमें हानि हो सकती है अगर कम्युनिकेशन सिस्टम पे प्रॉपर कंट्रोल नहीं लगाया गया तो। उसमें हम लोग बात करते हैं कंपोनेंट कंट्रोल के बारे में। कंपोनेंट कंट्रोल में कई सारे फिजिकल कंपोनेंट होते हैं जिस पर ट्रांसमिशन मतलब जिसकी वजह से ट्रांसमिशन संभव हो पाता है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन लाइन, ठीक है, मॉडेम, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो फिजिकल कंपोनेंट में आएगी। इस पर जो है आपका प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए। कुल 5 प्रकार के कंपोनेंट्स के बारे में हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। पहला बोलता है ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया पे आपका कंट्रोल होना चाहिए, मतलब ऐसा मीडिया मतलब फिजिकल पाथ एक्चुअली आप बोल सकते हो। ट्रांसमिशन मीडिया का मतलब क्या, जिससे सिग्नल वगैरह सब ट्रांसमिट होगा सेंडर से रिसीवर के बीच में, उसका फिजिकल पाथ जो होगा, ठीक है, वो डिजिटल सिस्टम हो या फिर एनालॉग सिस्टम हो, किसी भी सिस्टम में जब ट्रांसमिशन किया जाता है तो आपको पाथ को फॉलो करना पड़ता है। इसमें 2 प्रकार के मीडिया होते हैं ट्रांसमिशन मीडिया में। पहला गाइडेड या फिर बाउंड मीडिया जिसको बोला जाता है। गाइडेड या बाउंड मीडिया किसको बोलते हैं, ठीक है, तो जैसे कि आप ट्विस्टेड पेयर या फिर आप जो होते हैं केबल वगैरह का इस्तेमाल करते हो, मतलब वायर से कनेक्शन आप एस्टेब्लिश करते हो। जैसा कि आप बीएसएनएल का कनेक्शन लेते हो, उसमें क्या होता है आपका ब्रॉडबैंड का, तो उसमें आपका वायर से कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है। अनलेस आप वाईफाई का इस्तेमाल लैपटॉप में करो तो वो अलग चीज़ होती है। जब आप वाईफाई वगैरह सब का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, बोलो तो एनालॉग सिस्टम से जब आपके पास डाटा ट्रांसमिशन होता है या फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी या फिर सैटेलाइट माइक्रोवेव या फिर इंफ्रारेड या फिर आप एफएम वगैरह सब भी सुनते हो, तो जिस मीडिया से वो डाटा ट्रांसमिट हो रहा है उसको अनगाइडेड मीडिया बोलते हैं। ठीक है, तो इस पर प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए। मैं थोड़ा सा जल्दी में कवर करवा रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर हमें बहुत समय ले रहा है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कम्युनिकेशन लाइन के बारे में। ये जस्ट आप एक बार रीड कर लो, आपको बस पॉइंट याद रखना है, क्योंकि लाइन के बारे में आप ऐसे ही बता सकते हो कि आपका ट्रांसमिशन लाइन जो होता है वो रिलायबिलिटी उसमें बनी हुई होनी चाहिए। लाइन पे किसी भी प्रकार का किसी अनऑथराइज पर्सन का एक्सेस ना हो जाए, ठीक है, जिसकी वजह से वो आपके डाटा को लॉस कर सकता है या रीड कर सकता है या रीड करके मॉडिफाई कर सकता है, जैसा कि हम लोगों ने देखा था पिगी बैकिंग वगैरह सब के बारे में। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 आपको अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए अमेंडमेंट्स पढ़ने के लिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर बात करते हैं मॉडेम के बारे में। मॉडेम क्या होता है, तो आप जो है मॉडेम आपके घर में जनरली लगा ही रहता है। वो क्या करता है, आपके डाटा ट्रांसमिशन के जो स्पीड होते हैं उस स्पीड से कम्युनिकेशन लाइन में जो होता है वो डाटा ट्रांसमिट करता है और रिसीवर और सेंडर के बीच में एरर ना आ जाए, सेंडर और रिसीवर के बीच में एरर ना आ जाए, उसको रिड्यूस करता है। ठीक है, मतलब आपके एरर को रिड्यूस करने का काम मॉडेम करता है, लाइन में क्लैरिटी बनाने का काम मॉडेम करता है। ठीक है, और मॉडेम जो होता है वो आपके मतलब एक तरह से वो बोलो तो बूस्टर का काम करता है जो कि आपके कम्युनिकेशन को इफेक्टिव और इफिशियंट बनाता है। उसके हम लोग बात करते हैं पोर्ट प्रोटेक्शन डिवाइस के बारे में। ठीक है, तो आपका पोर्ट प्रोटेक्शन डिवाइस जो होता है वो जब आप डायल अप पोर्ट का इस्तेमाल करते हो उसके साथ ये एक जरूरी कंपोनेंट होता है जिस पे आपको पूरी तरह से जो होता है रिस्क को मिटिगेट करने के लिए आपका ये डिवाइस होता है। ठीक है, यानी कि आपको पोर्ट को सुरक्षित रखेगा। अगर पोर्ट में कोई भी एरर आएगा तो वहाँ पर वो ऑथेंटिक यूज़र को वहाँ पर वो नोटिफिकेशन भी देगा। उसके हम लोग बात करते हैं मल्टीप्लेक्सर एंड कॉन्सेंट्रेटर। मल्टीप्लेक्सर एंड कॉन्सेंट्रेटर क्या होता है, मतलब जितने भी आपके
बैंडविथ होते हैं उसकी इफ़िशियंसी को यहाँ पर बढ़ाता है, यानी कि कम्युनिकेशन में होने वाले कॉस्ट और लाइन को बेहतर बनाता है। मतलब कि आपका अगर कम्युनिकेशन लाइन उतना परफेक्ट नहीं भी है, उसके बाद भी आपका मल्टीप्लेक्सर एंड कॉन्सेंट्रेटर ऐसा डिवाइस होता है जो आपके एग्जिस्टिंग कम्युनिकेशन लाइन का भी प्रॉपर इस्तेमाल करता है, मतलब ऑप्टिमम बेनिफिट आपको देता है कम्युनिकेशन करने के दौरान। तो फिजिकल कंपोनेंट कंट्रोल में 5 प्रकार से फिजिकल कंपोनेंट, ट्रांसमिशन मीडिया, कम्युनिकेशन लाइन कंट्रोल, मॉडेम, पोर्ट प्रोटेक्शन डिवाइस और मल्टीप्लेक्सर एंड कॉन्सेंट्रेटर। प्लीज़ जो है आप ना रेगुलर कोर्स वाली वीडियो को अच्छे से सुनो या फिर फास्ट ट्रैक रिवीजन की वीडियो को कम से कम अच्छे से सुनो, वहाँ पर मैंने इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से बताया हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं लाइन एरर कंट्रोल। आपको जैसा कि पता है कि नेटवर्क में ट्रांसमिशन जब डाटा होते रहेगा तो लाइन में एरर आने का चांस होता है, जैसे कि नॉइज़ आना, घरघराहट होना या अदरवाइज आपका सेंडर और रिसीवर के बीच में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 2 काम करना पड़ता है। लाइन एरर कंट्रोल के लिए 2 काम करना पड़ता है। सबसे पहले आपको एरर को डिटेक्ट करना पड़ता है। एरर को डिटेक्ट कैसे होता है, जैसे कि यहाँ पर देखो 404 एरर करके बताया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि एरर का कोड होता है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलप करते वक्त में ही, जब सिस्टम डेवलप होते रहता है उस वक्त भी इसका डिज़ाइन किया जाता है कि कौन सा प्रॉब्लम आएगा और क्या एरर आएगा। जैसे आप किसी एटीएम मशीन में जाते हो और एटीएम खराब रहता है तो वहाँ पर एरर का कोड लिखा रहता है। जब इंजीनियर आता है तो उसी कोड से समझ जाता है एग्जैक्ट कहाँ पे और क्या प्रॉब्लम है, और वो उसी जगह पर जाके एग्जैक्ट प्रॉब्लम को ठीक कर देता है और इससे एटीएम मशीन फिर से काम करने लगता है। तो इसी की वजह से एरर डिटेक्शन ऑटोमेशन जैसे एटीएम मशीन में भी लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो एरर डिटेक्शन पर आपका प्रॉपर होना चाहिए, जैसे कि लूप, इको चेक, ठीक है, रिडंडेंसी चेक, ये सारी चीज़ें एरर डिटेक्शन में आएगी। एरर करेक्शन, अब डिटेक्ट हो गया तो आपको करेक्ट तो करना ही पड़ेगा। जो भी लॉग फाइल में, जो एक्सेप्शनल लॉग फाइल में रखा हुआ है, वहाँ से जो है वो सिस्टम ऑडिटर जाके आपको वेरीफाई करके दे देता है और इंजीनियर लोग उसको ठीक कर देता है। उसके हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कंट्रोल। तीसरा कंट्रोल कहाँ पे आता है, फ्लो कंट्रोल। अब जैसा कि आपको पता है फ्लो कंट्रोल के बारे में, मतलब यहाँ पर क्या होता है कि 2 अलग अलग नोड्स के नेटवर्क जो होते हैं, सेंडर और रिसीवर, अगर दोनों को बराबर स्पीड में डाटा को ट्रांसमिट करके ना दे पाए, ठीक है, तो प्रॉब्लम आ सकती है प्रोसेस करने के दौरान। तो मतलब अगर 2 नोड नेटवर्क पर एक बराबर स्पीड में, मतलब इक्वल रेट से डाटा को सेंड, रिसीव और प्रोसेस नहीं कर सकते हैं तो वहाँ पर कम्युनिकेशन स्लो हो जाएगा या फिर प्रोसेस स्लो हो जाएगा। इसकी वजह से नेटवर्क जाम हो सकता है या अदरवाइज कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए कम्युनिकेशन लाइन में फ्लो का कंट्रोल होना काफ़ी ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लिंक कंट्रोल के बारे में। लिंक मैन, जो यहाँ पर लिंक कंट्रोल जो होता है वो जनरली 2 प्रकार से आपका मतलब इस्तेमाल करता है प्रोटोकॉल को। ठीक है, 2 कॉमन प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता है लिंक को मैनेज करने के लिए। लिंक का मतलब तो आपको पता ही है कि जब 2 कम्युनिकेशन लाइन आपस में इंटरेक्ट करेगा तो लिंक बनेगा। उस पर 2 प्रकार से कंट्रोल लगाया जाता है, बस आपको इतना ही याद रखना है। HDLC यानी कि हायर लेवल डाटा लिंक कंट्रोल, और दूसरा सिंक्रोनस डाटा लिंक कंट्रोल, हायर लेवल डाटा लिंक कंट्रोल HDLC, और दूसरा SDLC। SDLC का मतलब यहाँ पर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल नहीं होगा, सिंक्रोनस डाटा लिंक कंट्रोल आएगा। ठीक है,